और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, काफी सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, जो कि कौन से थे, ये वाले। इनमें पहला क्वेश्चन आपको करा दिया गया था, दूसरे क्वेश्चन का कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें कौन सा नियम लगेगा, ए की घात m और उसकी भी घात n। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक की घात 4 आएगा बटा 3 की घात आएगा 7 गुणा 4, क्योंकि 3 की घात ऊपर 7 है ऑलरेडी, उसमें 4 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ए की घात m गुणा n होता है। हाँ जी, क्लास का टाइम चेंज आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए बोल दिया गया है, क्लास का टाइम आपके सेट के बाद चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक इसका मान क्या आएगा, ए की घात एम एन आता है इसका मान, तो ये हो जाएगा हमारा ए की घात 4 बटे 3 की घात 7 गुणा 4। तो इसका मान क्या होगा, 1 बटा 3 की घात 7 गुणा 4 होगा आपका 28, यानी कि 28। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 की घात 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 की घात 3/2 गुणा 5 की घात 3/2। तो देखिए, 4 की घात 3/2 है गुणा 5 की घात 3/2 है। इसमें यदि आप देखेंगे तो घात दोनों की सेम है, लेकिन आधार दोनों के अलग अलग हैं। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, ए की घात m गुणा बी की घात m। इसमें क्या करते हैं, हम आधारों को गुणा कर देते हैं और उनके ऊपर घात लगा देते हैं से। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर आएगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 5 की घात 3/2, क्योंकि हमें ये रूप दिया गया है, इससे इस रूप में निकालना है। तो हमने 4 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा, 4×5 = 20 की घात 3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है 7 की घात 1/3 बटा 7 की घात 2। तो इसका क्या उत्तर होगा, इसमें कौन सा नियम लगेगा। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ए की घात m बटा ए की घात n, यह वाला नियम लगेगा, क्योंकि दोनों के आधार सेम है। ठीक है, तो ऊपर वाली घात में हम नीचे वाली घात को घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि दोनों के आधार सेम है और किसमें है, भाग में है या फिर डिवीजन में है। तो 7 की घात 1/3 - 2, तो 1/3 माइनस जब आप 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5/3 आएगा। तो यह आपका उत्तर होगा, 7 की घात -5/3। अच्छा, काफी बच्चे हो सकता है यहाँ पर गलती करें, वो 2 में से 1/3 को घटा दें, लेकिन ध्यान रखना है ऊपर पावर यह है 1/3, तो 1/3 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह आपके तीनों क्वेश्चंस के उत्तर होंगे। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चन और दिखाई देंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। तो पहला है आपका 141 नंबर क्वेश्चन, 196 की घात 1/2। 196 की घात 1/2 का क्या मतलब होता है, कितना मान होता है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताया गया था वर्गमूल घनमूल की घातें क्या होती है, तो आपको यह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। 196 196 की पावर 1/2। यदि आपको नियम याद नहीं है तो आप अपने नोट्स की मदद भी ले सकते हैं। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वन 96 की पावर 1/2।
अच्छा, मैं हिंट दे देता हूं, इसमें हमें वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि हमें पावर क्या दी गई है, 1/2। ठीक है, तो अभी आप वर्गमूल निकालें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट करते हैं। 20 सेकंड, 20 सेकंड और हैं। वर्गमूल निकालना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन विधि यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से सीखा था। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा था यदि वर्गमूल होता है तो वर्गमूल की घात कितनी होती है, इस संख्या की घात होगी 1/2। घनमूल होता है तो घनमूल की घात कितनी होती है, 1/3। वर्गमूल है, वर्गमूल की घात होगी 1/2। ठीक है। अभी 1/2 घात है, तो देखिए 196 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 196 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 9 18। तो 2 बार 9 बार भाग जाएगा, और 2 8 16, 98 टाइम्स। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18। फिर 7 से भाग देंगे 7, फिर 7 से भाग देंगे 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या, फिर हम पेयर बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। एक युग्म यह हो गया, एक युग्म यह हो गया। यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 196 का वर्गमूल क्या आ गया, 196 का आपका वर्गमूल आ गया है 2 × 7। या फिर हम क्या कह सकते हैं, 14 14। या फिर कोई बच्चे को अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 196 की घात 1/2 है। 196 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 का स्क्वायर। और इसकी क्या हो गया, इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, 1/2 घात का मतलब वर्गमूल होता है। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और हमारा उत्तर क्या आएगा, 40। तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, इसका तो उत्तर हो गया ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 142। बहुत ही आसान है, आपको बस नियम देखना है, कौन सा नियम लगेगा। 11 की घात 3/4 है। मैं लिख देता हूं, जिस भी स्टूडेंट को नहीं दिख रहा, 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात 2/5। 11 की पावर 3/4 अपॉन 11 की पावर 2/5। आपको देखना है इसमें कौन सी आइडेंटिटी या फिर कौन सा नियम लग रहा है, वो नियम लगाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा। सभी बच्चे ट्राई करें। 11 की घात 3/4 बटा 11 की घात 2/5।
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 20 सेकंड। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो यह कौन सा हमारा नियम बन रहा है, ए की घात m बटा ए की घात n। क्यों? क्योंकि आपके आधार जो है वह समान है और दोनों किस में है, डिवीजन में है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 11 की घात 3/4 माइनस 2/5। क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मान क्या आता है, ए की घात m माइनस n। ठीक है, तो 11 की घात 3/4 माइनस 2/5, इसका हम मान निकाल लेते हैं। 3/4 माइनस 2/5। 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। 20 आएगा 4 और 5 का एलसीएम। फिर देखिए 4 का भाग आप 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4×5 = 20। 5 बार भाग जाएगा, उस 5 का गुणा इस 3 से करेंगे, 5×3 माइनस इस 5 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5×4 = 20, 4 बार। उस 4 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 4×2। तो क्या आएगा, 5×3 15 माइनस 4×2 8/20। तो क्या हुआ, 7/20। 15 में से 8 गया तो 7/20। तो आंसर क्या होगा, 11 की घात 7/20। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां तक अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। अभी हम पढ़ते हैं हमारा 14वां चैप्टर, 14 चैप्टर सांख्यिकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कितने बच्चों को ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, जिन्हें हम प्रेक्षण बोलते हैं हिंदी में, बारंबारता क्या होती है, यह आता है क्या, मीन, मीडियन, मॉड, ये सब क्या होते हैं, आपको पता है क्या? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, किस किस स्टूडेंट को आता है। प्रेक्षण क्या होते हैं, बारंबारताएं क्या होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये सब। आता है क्या? यदि आता है तो वाई लिखें, नहीं आता है तो मैं बता दूंगा एन लिखें। जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, क्या आपको प्रेक्षण, जो भी सांख्यिकी में प्रेक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं जिन्हें, आपकी बारंबारता होता है जिन्हें हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ये सभी कुछ आता है क्या? यदि आता है तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं आता है तो हम पिछला वाला भी रिवाइज कर सकते हैं। नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। आगे ये वाली क्लास और अगली हमारी एक क्लास और होगी इस वीक में, जो कि शुक्रवार को होगी। तो दोनों दिन हम 14वां चैप्टर ही पढ़ेंगे, जो कि सेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होता है आप अनम्यूट करके पूछ लेंगे। तो देखिए सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें हमारे प्रेक्षण आते हैं, पूरा डेटा आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा आखिरकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्य क्या होता है, मीन क्या होता है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बारंबारता, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्ग अंतराल, और बाकी के ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं,
कि आखिर हमारा जो भी आंकड़े होते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, तो आखिर ये डेटा या फिर आंकड़े होते क्या हैं और किस प्रकार के आंकड़े होते हैं। तो देखिए, आंकड़े या फिर डेटा क्या होता है, जो भी आपको चीजें दी गई होती हैं। जैसे हमें दिया गया है 6 मित्र हैं, उनके एक समूह के पास इतनी इतनी चॉकलेट है, निम्नलिखित संख्या में चॉकलेट है। किसी एक फ्रेंड के पास 2 है, दूसरे के पास 3 है, एक के पास 5 है, 7 है, 2 है, 5 है। इस प्रकार की हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है, एक जानकारी दी गई है। तो इसी जानकारी को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डेटा, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आंकड़े। ठीक है, यह होते हैं आपके आंकड़े। तो किसी भी प्रकार की यदि आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है या फिर आपको जानकारी दी जा रही है, वह आपकी नंबर के रूप में, आपकी वह जानकारी कैसी होनी चाहिए, नंबर के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर बताया जा रहा है ना, 6 लोगों के पास चॉकलेट है, हमें यह बताया गया है। लेकिन 6 लोगों के पास कितनी कितनी चॉकलेट है, तो हमें नंबर के रूप में जानकारी दी जा रही है कि एक फ्रेंड के पास 2 है, दूसरे फ्रेंड के पास 3 है, तीसरे के पास 5 है। तो इस नंबर के रूप की जानकारी को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे या फिर आंकड़े कहेंगे। ठीक है, अभी ये आंकड़े आपके दो तरीके के हो सकते हैं। पहला कौन सा आंकड़ा होगा, पहला प्रकार का, पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़े, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा। जैसा कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, अवर्गीकृत मतलब जिन्हें की वर्गों में नहीं बांटा गया है। अनग्रुप्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में यदि मैं कहूं, तो जो कि ग्रुप में नहीं बांटे गए हैं। ठीक है, अच्छा, उदाहरण के तौर पर जैसे अभी हम इसी को ही लेते हैं, तो यहाँ पर हमें बताया गया है एक फ्रेंड के पास 2 है, दूसरे के पास 3 है, तीसरे के पास 5 है। तो हर एक फ्रेंड का अपना अलग अलग डेटा है या फिर अलग अलग आंकड़ा है। पहले फ्रेंड के पास 2 है, इसका अलग आंकड़ा है। दूसरे फ्रेंड के पास 3 है, इसका अलग आंकड़ा है। तीसरे फ्रेंड के पास 5 है, इसका अलग आंकड़ा है। तो सभी का अपना अलग आंकड़ा है, कोई भी वर्ग या फिर ग्रुप में नहीं बटा हुआ है आंकड़ा। यह कहलाता है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, अभी वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़े आपको बाद में बताए जाएंगे जब भी आएंगे। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये होते हैं हमारे अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आखिर माध्य क्या होता है, या फिर जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। तो मीन क्या होता है और हम किनका मीन देख रहे हैं, अभी के लिए हम देख रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का मीन, यानी कि मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। इसके बाद हम किसका माध्य देखेंगे, ग्रुप्ड डेटा का। पहले हम देखेंगे ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, यानी कि वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो देखिए, अच्छा, किसी को कहीं भी डाउट आता है, अनम्यूट करके तुरंत पूछ लेना है ना। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला क्या होता है, तो आपके आंकड़ों का, आपके माध्य का फॉर्मूला होता है, जितने भी ये आपके आंकड़े हैं उनका कुल योग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेक्षण। प्रेक्षण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। इन्हें आप ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं या फिर डेटा आंकड़े भी कह सकते हैं। तो इन्हें हम माध्य क्या होता है, अवर्गीकृत संख्याओं का माध्य। यह होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, या फिर कह सकते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 6 मित्रों का एक समूह है जिनमें इतनी इतनी चॉकलेट है। एक मित्र के पास चॉकलेट की औसत संख्या क्या है। तो या तो आपसे बोल दिया जाए कि इनका माध्य क्या है, या फिर बोल दिया जाए कि औसत संख्या क्या है। तो माध्य और औसत एक ही बात होती है। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन या फिर एवरेज। एवरेज किसी भी संख्या का कैसे निकलता है, उनका हमें योग करना है, जो भी प्रेक्षण या आंकड़े दिए गए हैं बटा उनकी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को अपनाते हैं। कौन कौन सी संख्या है हमारे पास, ये 6 प्रेक्षण है, तो इन 6 के 6 प्रेक्षणों का हम योग करेंगे बटा उसकी संख्या कितनी है, कितने आंकड़े हैं, टोटल 6 आंकड़े हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया है 6 से। तो क्या उत्तर आएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 2 + 5।
इनको यदि हम जोड़ेंगे तो सभी संख्याओं का जोड़ यह है, और संख्याओं की संख्या कितनी हो गई, या फिर आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो क्या उत्तर आएगा, 24/6 बराबर 4। इसका मतलब प्रत्येक मित्र के पास चॉकलेट की औसतन संख्या कितनी है, 4 आपकी औसतन संख्या होगी। ठीक है, तो आप माध्य का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा कह लीजिए, बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर डेटा कह लीजिए। तो मीन बराबर क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटा सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक बार फिर से समझिए माध्य कैसे निकालेंगे, अनग्रुप्ड डेटा का जो कि ग्रुप में नहीं है। अनग्रुप्ड डेटा का माध्य कैसे निकालेंगे, सभी संख्याएं जो भी आपको दी गई हैं उन्हें जोड़ लीजिए और किससे भाग करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उनसे हम भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया था, 6 संख्याएं दी गई थी टोटल, तो हमने नीचे तो लिखा नंबर ऑफ डेटा में कितने डेटा दिया गया है, 6 दिया गया है, तो हमने 6 लिखा है नीचे, 6 से भाग दिया, और ऊपर क्या लिखा, सभी डेटा का इनका योग यानी कि एडिशन। तो क्या योग आया, 24 योग आया, और 6 का इनमें हमने भाग दिया, तो हमारे पास 4 माध्य निकल कर आया। तो हम कह सकते हैं औसतन कितने चॉकलेट है, औसतन 4 चॉकलेट है। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहाँ तक माध्य में, जल्दी से कमेंट करके बताएं वाई और एन लिखकर। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं, समझ में आ गया है तो वाई लिखें। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। हाँ जी, शमशेर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, कोई डाउट है क्या? सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक खिलाड़ी है, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में एक एक खिलाड़ी आता है, सबसे पहले वो 2 रन बनाता है, दूसरा खिलाड़ी आता है वो 5 रन बनाता है, तीसरा खिलाड़ी आता है वो 10 रन बनाता है, चौथा खिलाड़ी आता है वो 20 रन बनाता है, तीसरा खिलाड़ी आता है वो 30 रन बनाता है। ठीक है, अच्छा ये 2 और 5 की जगह मान लीजिए इन्हें 20 और 50 कर देते हैं। 2 और 5 तो बहुत कम रन हो जाएंगे, तो इसलिए हम इन्हें 20 और 50 कर लेते हैं। तो 5 खिलाड़ी खेल चुके हैं, और 5 खिलाड़ी कितने कितने रन बना के गए, पहला खिलाड़ी 20, दूसरा 50, तीसरा 10, चौथा 20, और पांचवा खिलाड़ी 30 रन बना के गया है। ठीक है, अभी हमें बताना है कि आप ये बताइए औसतन कितने रन बनाए एक खिलाड़ी ने, मतलब एवरेज रन कितने बनाए हैं एक खिलाड़ी ने। तो यह क्वेश्चन है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इन रनों का आप माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो ये पहचानिए कि हम हमें क्लियर पता है कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। इसका मतलब यह कैसा डेटा है, यह आपका अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, और अनग्रुप्ड डेटा का हम माध्य कैसे निकालते हैं, इन सभी का योग करते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या यही पढ़ा। तो आंकड़ों का योग करते हैं, 20 + 50 + 10 + 20 + 30 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है, कितने आंकड़े दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े दिए गए हैं, तो 5 लिखा नीचे डिवाइड में। ठीक है, 20 और 50 कितना होगा, 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, 100 और 30 कितना हो गया, 130 बटा 5। तो यह क्या आएगा, यह आएगा आपका 5 दूनी 10, 5 6 की 30, तो लगभग लगभग 26। तो प्रत्येक खिलाड़ी ने हम कह सकते हैं लगभग लगभग औसतन 26 रन बनाकर आउट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। अभी क्लियर है क्या सभी बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, जिनको भी पहले डाउट था अभी क्लियर है। तो माध्य होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, और यह किसका माध्य है, यह ध्यान रखना है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है।
क्लियर है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अभी यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रेक्षणों का माध्य यानी कि डेटा का माध्य या फिर औसत हम कैसे निकालते हैं? दिए गए सभी प्रेक्षणों के मानों का योग यानी कि सबका योग निकाला और कितनी संख्या है उससे भाग देकर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता क्या होती है। डेटा या फिर प्रेक्षण क्या होते हैं वो तो हमने देख लिया। देखिए, प्रेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस किस ने क्या क्या किया है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि एक खिलाड़ी इतने बना के गया है, दूसरे खिलाड़ी इतने बना के गया है, तो हमें नंबर के रूप में एक जानकारी दी गई थी कि कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाकर गया है, और वह नंबर के रूप में लिखा हुआ था। तो उसे ही हम डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बैग है। क्या है? एक बैग है, उसमें तीन कलर की हमारे पास बॉल्स है। एक ब्लू कलर की है, एक व्हाइट कलर की है और एक रेड कलर की है। ठीक है, ये तीनों कलर की हमारे पास कुछ कुछ बॉल्स हैं। हमें नहीं पता अभी कितनी बॉल है। फिर हम देखते हैं कि आखिर अब आपको इन गेंदों को उनके रंगों के अनुसार तीन अलग अलग संदूक में रखने को कहा गया है। पहले ये सभी एक ही संदूक में थी, अभी आपसे बोला गया है कि इन्हें आप अलग अलग रख के छांटिए। ठीक है, तो आपने ये तीन अलग अलग संदूकें बना दी। एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की और एक व्हाइट कलर की बना दी है। ठीक है, तो आपने देखा जो ब्लू कलर की है उसमें 8 बॉल है, रेड कलर की 9 बॉल है और व्हाइट कलर की 7 बॉल है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ना कि ब्लू कलर की कितनी बॉल है, रेड कलर की कितनी बॉल है और व्हाइट कलर की कितनी बॉल है, तो यह जो हमारे नंबर प्राप्त हुआ है, यह हमारा नंबर कहलाएगा नीली, लाल और सफेद गेंदों की बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, कि वह बॉल कितनी आ रही है। ठीक है, जैसे कि नीली बॉल कितनी आई? 8। तो नीली बॉल की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? आपकी 8 हो गई है। लाल बॉल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 9। और सफेद बॉल की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7। ठीक है, अच्छा, इससे आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, वैसे बारंबार तो होती क्या है? किसी घटना की आवृत्तियों यानी कि वो घटना कितनी बार हो रही है, वह कहलाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें अब की बार डेटा हमने पहले बार जो लिया था खिलाड़ियों के रन लिए थे कि एक खिलाड़ी 20 बना के गया, दूसरा 50 बना के गया। इस बार हमें ऐसे नहीं बताया गया है। इस बार हमें किस प्रकार से बताया गया है कि मान तीन खिलाड़ी जो हैं वो तो 30 रन बना के आउट हुए हैं, दो खिलाड़ी ने 50 रन बनाए हैं, एक खिलाड़ी ने 100 रन बनाए हैं और चार खिलाड़ियों ने 40 रन बनाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बताया गया है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए 30 रन कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं? तीन खिलाड़ियों ने बनाए हैं। तो 30 रन की आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों हुई है? क्योंकि 30 रन आपके कितनी बार रिपीट हुए हैं, कितनी बार किए गए हैं। तो 30 रन 3 बार बने हैं, तो वह हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। 50 रन कितनी बार बने हैं? 2 बार बने हैं, तो यह हो गए आपकी फ्रीक्वेंसी। 100 रन कितनी बार बने हैं? 1 बार बना है, तो 100 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। और 40 कितनी बार बने हैं? 4 बार, तो यह हो गई 40 की फ्रीक्वेंसी। सेम ऐसे ही आपको यहाँ एग्जाम्पल पर बताया गया है कि मान लीजिए हम बॉल निकालते जा रहे हैं, तो उसमें नीली बॉल कितनी बार निकलेंगी? क्योंकि 8 बॉल है तो 8 बार निकलेंगी, तो 8 हमारी नीली रंग की फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर लाल बॉल कितनी बार निकलेंगी? 9 बार लाल बॉल निकलेंगी, क्योंकि 9 ही बॉल है टोटल, तो 9 आपकी लाल की फ्रीक्वेंसी हो गई है। ठीक है, तो आपको डेटा ऑब्जर्वेशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वह चीज जितनी बार भी हो रही है वह कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी आपको समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सभी को क्लियर है? यदि डाउट है तो एन लिखें, क्लियर है तो वाई लिखें जल्दी से। सभी को क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, देखिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता लग पाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बारंबारता किसी एक घटना की आवृत्तियों की संख्या होती है कि वह घटना कितनी बार हो रही है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अनग्रुप्ड डेटा के लिए माध्य, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य क्या होता है। लेकिन उसमें यदि आपको ध्यान हो तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, या फिर कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी एक दी गई थी केवल और केवल। वह कैसे? हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि मान लीजिए एक खिलाड़ी 10 बना के जाता है, दूसरा 50, तीसरा 20, चौथा 30, पांचवा फिर से 20। तो यहाँ पर कितने कितने खिलाड़ी बना के जा रहे हैं? 10 भी एक ने बनाया है, 5 भी दो ने बनाया है। अच्छा, 5 भी एक ही खिलाड़ी बना के गया है लेकिन दूसरे नंबर का, तो बनाए तो एक ही खिलाड़ी ने है। फिर 20 भी एक खिलाड़ी ने बनाए हैं, 30 भी एक खिलाड़ी ने बनाए हैं, 20 भी फिर से एक खिलाड़ी ने बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए 20 की फ्रीक्वेंसी, तो 20 दो बार बना है, तो 20 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दो हो जाएगी। ठीक है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक। 5, 50 की क्या होगी? एक। 20 की क्या होगी? एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, तो दो बार बना है। 30 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी एक। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पर तो हमारी फ्रीक्वेंसी दो आ रही है, लेकिन यदि, अच्छा निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नो आपने सर। आपने कमेंट किया है, कमेंट में समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए इस यह जो हमने लिया था, इसमें हमने किस प्रकार से निकाला था? हमने लिखा था 10 प्रेक्षणों का योग प्लस 50 प्लस 20 प्लस 20 और प्लस का 30 बटा क्या लिखा था? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो हमने नीचे लिखा था 5। ठीक है, अभी इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते थे। मैं इस 20 को हटा रहा हूं यहां से, और मैं कह रहा हूं कि 20 हमारे दो खिलाड़ियों ने बनाए हैं, 20 की फ्रीक्वेंसी दो है। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूं? देखिए 10 एक खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो मैंने लिखा 10 गुना एक, प्लस 50 भी एक खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो 50 गुना एक, प्लस 20 कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं? दो खिलाड़ियों ने बनाए हैं, तो 20 गुना दो। और फिर से यदि आप देखेंगे तो 30 कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं? 30 बनाए हैं आपके एक खिलाड़ी ने, तो प्लस 30 गुना एक, बटा खिलाड़ी कितने हैं? एक, दो, और दो चार, और एक पांच। तो 1 + 1 + 2 + 1, ये आपके खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी सभी में एक एक मानी है, यानी कि इस 20 को और इस 20 को अलग अलग माना है। अभी हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किया है, यानी कि हर एक की फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। तो यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे ना, तो सेम ही उत्तर आएगा जो कि यहाँ आता है। अभी यहाँ पे हमको फायदा क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको बार बार यह 20 दोबारा नहीं जोड़ना पड़ा। हमने इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया? 20 गुना दो डायरेक्ट लिख दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको केवल अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रखें। लेकिन यदि अवर्गीकृत आंकड़ों के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता भी दी गई है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमारा वही होगा। फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वह होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दर्शाया गया है कि किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों में से गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारिणी में दिए गए हैं। यानी कि 30 बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, 30 बच्चे हैं, उन्होंने पेपर दिया है टोटल। और देखते हैं कि किस किस बच्चे के कितने कितने नंबर आए हैं। तो 10 बच्चों के नंबर आए हैं एक, सॉरी 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं। 20 नंबर कितनों के आए हैं? एक के। 36 नंबर कितनों के आए हैं? तीन के। 40 नंबर कितनों के आए हैं? चार के। 50 नंबर कितनों के आए हैं? तीन के।
तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है अवर्गीकृत डेटा के साथ, या फिर मैं कहूँ बारंबारता भी दी गई है। पिछले सभी क्वेश्चंस में हमें बारंबारता नहीं दी गई थी, तो हमने डायरेक्ट क्या फॉर्मूला किया था, हमने इनको जोड़ दिया था जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे, और भाग दे दिया था इनकी संख्या से। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास इस केस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला निकल कर आता है ना, वह आता है f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस बिंदु 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 बटा f1 प्लस f2 प्लस f3। अच्छा, अभी f क्या होते हैं, x क्या होते हैं? तो देखिए, f से आती है आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, और x से क्या आती है, x होते हैं आपके प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, f1x1, इसका मतलब क्या है, f1x1 का मतलब कि आप इसका गुणा इससे कीजिए, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस प्रेक्षण का गुणा करें। सेम ऐसे ही 20 का गुणा किससे करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से यानी कि 1 से। ऐसे ही 36 का गुणा किससे करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से 3 से। तो ऐसे सभी को गुणा करें और उनको जोड़िए, और नीचे भाग में किसका भाग देना है, सभी फ्रीक्वेंसी के योग का। तो सभी फ्रीक्वेंसी को इनको जोड़ना है जो भी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, और उनका नीचे भाग देना है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? देखिए, थोड़ी सी टफ चीजें हैं, लेकिन अभी यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पहले जो हमने माध्य निकाले थे उनमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी, अभी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे सारे हमारे प्रेक्षण लिख लिए, यहाँ पर हमने हमारी फ्रीक्वेंसी लिख ली, यही क्वेश्चन दिया गया था। तो 10 नंबर कितने बच्चों का आए हैं, 1 नंबर के आए हैं। तो हमने f गुणा x किया, f1x1 निकाला है, f1x1 क्या आया है हमारा, 10 आया है। इसे हम लिख लेते हैं f1x1। फिर सेम आगे क्या करेंगे, 20 का गुणा 1 से करेंगे, क्योंकि 20 नंबर भी एक बच्चों का है। तो 20 × 1 क्या हो गया, 20 हो गया। तो यह हो जाएगा आपका f2x2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर एक प्रेक्षण का गुणा हर एक फ्रीक्वेंसी से करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से करेंगे, तो हम सभी एफ एक्स के मान निकाल लेंगे। तो हमने सभी एफ एक्स के मान निकाल लिए यहां तक। ठीक है, ये सारे आपके आ गए एफ एक्स के मान। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस ऐसे ही जितने भी आए डॉट 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 बटा सभी फ्रीक्वेंसी का योग f1 प्लस f2 प्लस f3। तो ये तो सारे क्या हो गए, f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3, ये सभी हो गए, ऊपर वाली संख्या निकल गई। तो इनका योग क्या आएगा, इनका योग आएगा 1779 यानी कि 79। ये तो हो गए 1779, और नीचे हमें क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी का योग। तो ये सभी एफ हैं, इन सभी फ्रीक्वेंसी का या फिर बारंबारता का योग निकालेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, अभी जो भी हमने पढ़ा, f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3, इसकी जगह पर रखेंगे 1779, और नीचे समेशन ऑफ f है जो f1 प्लस f2 प्लस f3, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 30। तो क्या उत्तर आएगा, 1779/30। तो हमारा उत्तर आएगा 59.3, यानी कि 59.3। तो यह होगा हमारा माध्य या फिर मीन या फिर औसत या फिर एवरेज। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक सभी बच्चों के क्लियर है क्या, आप y और n लिखकर बताइए एक बारी। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर आया कि क्या डिफरेंस था दोनों क्वेश्चन में? सभी बच्चे बताएंगे। ठीक, अभी देखिए आपको ये फॉर्मूला थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अच्छा माध्य या फिर मीन को किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स, और इसको ऊपर यह एक लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं एक्स बार। तो यह किसका चिन्ह होता है,
मीन या फिर माध्य का। ठीक है, यह माध्य का चिन्ह होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, f1x1 प्लस f2x2 प्लस f3x3 प्लस बिंदु 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 बटा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस बिंदु बिंदु बिंदु। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझिए, यह कहना क्या चाह रहा है। देखिए f1 मतलब, अच्छा x1 मतलब क्या होता है, पहला ऑब्जर्वेशन, और F1 मतलब क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन कितनी बार हुआ है, मतलब पहले ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी बारंबारता। उन दोनों को आपको गुणा करना है। सेम ऐसे ही आपको दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए भी करना है। दूसरा ऑब्जर्वेशन और उसकी कितनी बारंबारता है उसको गुणा करना है। सेम ऐसे ही तीसरे के लिए करना है, और जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है या फिर प्रेक्षण है उनके लिए करते जाना है। और नीचे क्या आएगा, बारंबारताओं का योग आएगा कि पहले प्रेक्षण की कितनी बारंबारता थी, दूसरे की कितनी थी, और तीसरे प्रेक्षण की कितनी बारंबारता थी। ठीक है, यह मतलब है इस फॉर्मूले का। अभी ये फॉर्मूला दिखने में काफी बड़ा लग रहा है, काफी बड़ा लग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसे शॉर्ट रूप में लिखते हैं। तो एक्स बार की जगह तो एक्स बार, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी से दिख सके। एक्स बार की जगह तो एक्स बार ही लिखा रहने दिया। ये जो होता है ना समेशन ऑफ एफ आई, अच्छा ये समेशन का मतलब क्या होता है, जो जोड़ लिखे हैं ना हमने प्लस 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 बीच में, इसको बार बार ना लिखकर हम लिख देते हैं यह वाला चिन्ह। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। और अंग्रेजी में भी इसे सिग्मा ही बोलते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। और यहाँ पे क्या लिखा है, एफ आई और एक्स आई। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या होता है। आई की जगह मैं 1 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, f1x1। ठीक है, फिर यहाँ पर सिग्मा है, इसका मतलब जोड़ दिया हमने। आई की जगह अब 2 लिख देंगे तो f2x2। सिग्मा है तो जोड़ देंगे f3x3। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपके जितने भी प्रेक्षण हैं या फिर जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको उनकी बारंबारताओं से गुणा करके आप जोड़ते जाइए। तो इन्हें बार बार ना लिखकर हम सिग्मा लिख देते हैं। सिग्मा का मतलब है जोड़ना, और एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, एफ तो फ्रीक्वेंसी है, एक्स आपके प्रेक्षण है, आई का मतलब है, आई में आप डालते जाइए 1 2 3, और उसी हिसाब से आपके प्रेक्षण आते जाएंगे। हाँ जी, हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या, हिमांशु कुंडू की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, कि आपके जितने भी प्रेक्षण हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी और प्रेक्षण उनके गुणा करके उन्हें जोड़ते जाइए। जोड़ने के लिए यहाँ सिग्मा चिन्ह बना हुआ है। और डिवाइड किसका कर रहे हैं, यदि ध्यान से आप देखेंगे तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं समेशन या फिर सिग्मा ऑफ एफ आई से। यानी कि आपको नीचे किससे भाग देना है, नीचे भाग देना है बारंबारताओं के योग से, क्योंकि आगे यहाँ सिग्मा लगा हुआ है। तो बारंबारताओं के योग से भाग देना है। यह फॉर्मूले का मतलब यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर खोलकर ऊपर लिखा हुआ है, इसे ही शॉर्ट रूप में नीचे यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है या कहीं पर कुछ भी डाउट है, खुलकर पूछ लेना है बेटा यदि कहीं कुछ भी डाउट है तो। सभी को क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बारी हमारा उत्तर क्या आ गया था, उस क्वेश्चन का आ गया था 59.3। तो देखिए मैं एक बारी आपको फिर से समझा देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी डाउट हो। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, अभी हमने केवल एक ही चीज पढ़ी है, वह है हमारी मीन। वह है हमने पढ़ा है मीन या फिर माध्य। माध्य हमने किसका पढ़ा है अभी, अनग्रुप्ड डेटा का, यानी कि अवर्गीकृत डेटा का। ठीक है, तो मैं बोलता हूं दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 में मैं बोलता हूं कि एक खिलाड़ी आया, उसने 10 रन बनाए, दूसरे खिलाड़ी ने 20 रन बनाए, तीसरे खिलाड़ी ने 30 रन बनाए,
चौथे खिलाड़ी ने 40 रन बनाए, पांचवें खिलाड़ी ने 50 रन बनाए। ठीक है, तो अच्छा, इसको मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख तो रहा हूं, लेकिन आपको क्या दिया जाएगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों ने क्रमशः 10 रन, 20 रन, 30 रन, 40 रन और 50 रन बनाए हैं। तो इन रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अभी या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, लेकिन यह बोलना गलत होगा। तो हम क्या बोलते थे कि यह भी एक खिलाड़ी ने बनाए हैं, यह भी एक खिलाड़ी ने बनाए हैं, हालांकि दूसरा खिलाड़ी है पर है तो एक ही आदमी। यह भी एक ही आदमी ने बनाए हैं, यह भी एक ही आदमी ने, यह भी एक ही आदमी ने। कुल मिलाकर 5 आदमियों ने मिलकर ये रन बनाए हैं। ठीक है, तो इसकी हम कह सकते हैं हर एक की फ्रीक्वेंसी या फिर बारंबारता कितनी है, केवल और केवल एक है। तो हम क्या करते हैं, या तो आप इनका बारंबारताओं से गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इनको जोड़कर, यानी कि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। संख्या कितनी है, प्रेक्षण कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर आप औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से, एक हो सकता है कि 2 खिलाड़ियों ने बनाए हैं 10 रन, 3 खिलाड़ियों ने बनाए हैं 20 रन, एक खिलाड़ी ने बनाए हैं 30 रन, चार, चार नहीं, दो ले लेते हैं चलिए, 2 खिलाड़ियों ने बनाए हैं 40 रन और 2 खिलाड़ियों ने बनाए हैं 50 रन। अभी आप इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमारी फ्रिक्वेंसी बदल गई है। अभी हमारे पास बारंबारता कितनी है, 10 कितने बंदों ने बनाए हैं या फिर कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं, 2 खिलाड़ियों ने। तो अभी यदि हम इनका जोड़ें, 10 + 20 + 30 इसी की तरह जोड़ें, फिर तो इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं रह गया। लेकिन हमें यहाँ पर बारंबारता दी गई है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, 10 गुणा कितनी बारंबारता है। अच्छा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। ये तो हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, ये हो गए आपके प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला आता है एक्स बार बराबर, यानी कि माध्य बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस बिंदु 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 बटा f1 प्लस f2 प्लस f3। तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। f1 क्या है, 2, 2 गुणा x1 क्या है, 10, 10 प्लस f2 क्या है, 3, x2 क्या है, 20। तो 3 × 20 प्लस 1 × 30, 1 × 30, ऐसे ही चलते जाना है इन दोनों के लिए भी। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं, 2 × 40 प्लस 2 × 50 बटा समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें इन बारंबारताओं का जोड़ निकालना है। तो जोड़ क्या है, 2 + 3 + 1 + 2 + 2, यह हो गया इन बारंबारताओं का जोड़। ठीक है, तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो यह फर्क है दोनों प्रकार के क्वेश्चन में जो कि हमने किए हैं। पहले जो किए थे उनमें आप कह सकते हैं बारंबारता नहीं दी गई थी या फिर एक दी गई थी। तो यदि एक बारंबारता है या फिर नहीं दी गई है तो हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। यदि बारंबारता दी गई है तो बारंबारताओं का गुणा कर दें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि दी गई है तो हम बारंबारताओं का गुणा करके इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि नहीं दी गई है तो हम हमारा सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया। अच्छा, आपको एक मजे की बात और बताता हूँ, चलिए ध्यान से समझेंगे। यदि आप देखेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला जो हम बोल रहे हैं डायरेक्ट, ये भी यहीं से ही निकल कर आया है। वो कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 10 20 हम बोल तो रहे हैं कि हमने ये वाले गुणा किए हैं, सॉरी ये वाले जोड़ दिए हैं डायरेक्ट। लेकिन आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 × 1 प्लस 20 × 1 प्लस 30 × 1 प्लस 40 × 1 प्लस 50 × 1, क्योंकि एक को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। और नीचे 5 आ रहा है तो 5 कैसे आया, इन बारंबारताओं का योग करके आया है। ठीक है, अगर आपके समझ में आया है तो ये वाली कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, नहीं भी आया है तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, यदि बारंबारता दी गई है तो ये फॉर्मूला यूज करें, नहीं दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को, या फिर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है। बेटा हमारा मीन बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आपकी 14.1 प्रश्नावली है ना,
वो तो अभी अच्छे से शुरू भी नहीं हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं यदि किसी को डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, और यदि कोई डाउट नहीं है तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े, और आगे चलते हैं फिर। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े क्या है? देखिए अभी तक हमें क्या दिया गया था ना, बस इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अभी तक हमें दिया गया था अनग्रुप्ड डेटा, जिसे हम क्या कह रहे थे, अवर्गीकृत आंकड़े। तो अवर्गीकृत आंकड़े हमें ऐसे ही दिए गए थे कि मान लीजिए एक किसी एक पर्सन ने या फिर किसी एक बच्चे ने, अच्छा ये मान लेते हैं हमारे पास बच्चों के नंबर है, तो किसी एक बच्चे ने 95 नंबर पाए हैं, एक बच्चे के 67 आए हैं, किसी एक के 28 आए हैं, किसी एक के 32 आए हैं। इस प्रकार से हमें नंबर दिए गए थे। ठीक है, अभी हम इन नंबर को लिखें तो देखिए यह बहुत ज्यादा हो गए हैं नंबर। ठीक है, तो हम इस तरीके से यदि सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनका ग्रुप डेटा बना देते हैं, यानी कि इन्हें एक वर्ग में बांट देते हैं। वर्गीकृत मतलब क्या होता है, वर्ग में बटे हुए, या फिर ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप में बटे हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको ग्रुप में बांट दिया। जैसे कि उदाहरण के लिए आपकी क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं। ठीक है, और 100 बच्चों के मैथ का पेपर हुआ, 100 ही नंबर का हुआ, 100 नंबर का पेपर हुआ। तो हो सकते हैं किसी बच्चे ने 5 नंबर भी आए होंगे 100 में से, किसी के 15 भी आए होंगे, किसी के 25 आए होंगे, किसी के 37 आए होंगे, किसी के 49 आए होंगे। तो ऐसे अलग अलग नंबर आए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक अच्छी सी टेबल बना लेता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि एक बच्चे के आए हैं 15, फिर एक बच्चे के आए हैं 17, फिर एक बच्चे के आए हैं 18, ऐसे तो 100 नंबर हो जाएंगे, मैं कहाँ तक लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ग्रुप में बांट लेता हूँ। तो 0 से 10 नंबर तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 15 बच्चों के। फिर 10 नंबर से 20 नंबर तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 13 बच्चों के। तो इसी प्रकार से जो आपने ये डेटा बनाया है, बच्चों को ग्रुप में बांट दिया। 0 से 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो यह हो जाएंगे आपके क्या, वर्गीकृत डेटा, सॉरी ग्रुप्ड डेटा या फिर वर्गीकृत आंकड़े। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आपके स्पोर्ट्स होते होंगे, आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे अपने स्कूल में। तो आपको टीचर कैसे खिलाते हैं, हो सकता है आप अलग अलग करके भी खेलते हो, या फिर जब बच्चे ज्यादा हो जाते होंगे तो आपका ग्रुप बना दिया जाता होगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका ग्रुप बना दिया जाता है कि ये 4 बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे संभालना चीजों को बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर अलग अलग बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाएंगे या फिर अलग अलग बच्चों को प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है संभालने में। तो इसी तरीके से यदि हमारे डेटा अलग अलग हो जाता है ना, तो उसे संभालने में काफी दिक्कत होती है। इसीलिए हम डेटा को इस तरीके से ग्रुप में बांट देते हैं। अभी देखिए यह जो डेटा है ना ग्रुप वाला, यह यहीं से ही आया है। तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि 20 से 30 नंबर वाले बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं। 30 से 40 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। 40 से 50 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से हम डेटा को निकाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रुप डेटा में, जो कि हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे थे इस डेटा का माध्य निकालना। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इस डेटा का माध्य या फिर मीन निकालना, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा का निकालना। अभी पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा का निकालना। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का माध्य कैसे निकालते हैं, और उससे भी पहले क्या पढ़ेंगे कि इस ग्रुप्ड डेटा को कैसे निकाला जाता है इस डेटा से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों को कैसे निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों से, और फिर पढ़ेंगे उन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। बेटा सभी बच्चे नेक्स्ट